जरा आवाज। चलिए दोस्तों, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हुआ? अच्छा, आइए दोस्तों, 4 नंबर चैप्टर समझ लिए थे, पौधे के बारे में समझना था उसमें। आज प्रश्नों को चर्चा करते हैं। आप लोग बनाए थे ना प्रश्न को? बन रहा था ना? हाँ। और ध्यान रखिएगा, पढ़ने के बाद क्वेश्चन बन रहा है तो ये तो उपलब्धि है ही, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि न है। जरूरत है प्रश्नों को याद रखना। इसीलिए ये नहीं कि एक बार बना लिए फिर छोड़ दिए, आगे बढ़ रहे हैं। आज हम 4 नंबर के क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए आप लोगों को पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर का सारा प्रश्न याद रहना चाहिए। और पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर का प्रश्न अगर याद नहीं है तो समझिए आप नौकरी के रेस से बाहर हैं। रेस में बना रहने के लिए प्रश्नों का याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पढ़े, अब पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनने लगा तो ये नॉर्मल सी बात है। अब ग्रेजुएट हैं या नहीं तो हो जाएंगे कुछ दिन बाद, तो कोई चीज पढ़ के आप उसके उत्तर दे रहे हैं तो कोई बड़ी उपलब्धि है। मैंने है कि उसको समझकर लंबे समय तक याद रखना, यह है कंपटीशन की मांग। इसलिए बार बार रिवीजन करते रहिए। जैसे अब हम अगले क्लास में 5वां नंबर चैप्टर चालू करेंगे, तो जब तक 5वां नंबर चैप्टर के क्वेश्चन पर आएंगे आप फिर से 1 से लेकर 4 तक के सारे प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों, प्रश्न को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करना है आपको। तो आइए 4 नंबर के प्रश्नों को देखते। कुल 170 प्रश्न है, जिनके भी नोट्स में एक पेज छूट गया है, ऑफिस में अवेलेबल करा दिए हैं, तो वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह से ध्यान दीजिए ना, नहीं लिए कोई दिक्कत नहीं, ले लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिए तो जाते वक्त ले लीजिएगा आप। क्या? हाँ, बंटवा देना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत में है, बहुत में नहीं है, तो करवाने के बाद पता चल जाएगा किस में है किस में नहीं है। ले लीजिए, हल्ला मत करिए। हल्ला पहले 148 तक इतना बेचैन काहे होते हैं? आइए ना, कुछ में छूटा हुआ है तो पहले आइए ना, इतने प्रश्न पहले इसको करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि के गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही है, वर्गीकरण यही है, और यह वैज्ञानिक वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। या नेचुरल क्लासिफिकेशन कहलाता है। एक होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, यह भी होता है। वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी के कहलाता है। बिल्कुल, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी, वर्गीकी मतलब टैक्सोनॉमी, दोनों ही कथन क्या है? सही है, दोनों कथन सही है। दोस्तों अगला पर आते हैं। निम्नलिखित में किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण की शुरुआत इन्होंने ही की थी दोस्तों, इसीलिए इन्हें वर्गीकरण का हम जनक कहते हैं। सिस्टीमा नेचुरी, ठीक है, सिस्टीमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखा? लिनियस। इसी में पहली बार उन्होंने वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई, जब ये मूल इकाई का बात करते वो क्या हो जाएगा? स्पीसीज, यानी कि जाति, ये मूल इकाई, इसलिए यहीं से वर्गीकरण स्टार्ट होता है। ये वर्गीकरण का पहला पायदान है। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज नजदीकी संबंधित आपस में प्रजनन करने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं? जाति। आंतर प्रजनन मतलब दो जातियों के बीच का प्रजनन हो जाता है। तो नजदीकी संबंधित आपस में प्रजनन करने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं?
जाति कहते हैं। ऐसे जीवों की समूह जो आपस में प्रजनन कर सके, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सके, उसे हम जाति कहते हैं। जैसे मनुष्य एक जाति है, पक्षी में भिन्न भिन्न जातियां पक्षी की हो गया, जैसे कबूतर हो गया, कौवा हो गया, इत्यादि इत्यादि। द्विपद नामकरण की पद्धति भी की शुरुआत किसने की थी? कैरोलस लिनियस। द्विपद यह की वैज्ञानिक नाम लिखने की पद्धति है। 5, यहां 5 होगा दोस्तों। 5 जगत वर्गीकरण किसने किसके द्वारा किया गया? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा किया गया। आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण किया गया था। 2 जगत वर्गीकरण लिनियस, 2 जगत लिनियस। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक को रखा गया है मोनरा। प्रोकैरियोटिक केवल मोनरा में है। बाकी जो ये 3 देख रहे हैं, बाकी जो 4 है, सब में क्या है? यूकैरियोटिक है, सब में यूकैरियोटिक है। द्विपद नाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करता है वंश एवं जाति को। वंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। जीनस तथा स्पीसी, यानी वंश एवं जातियां, 2 पद होता है। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना, जो बताते हैं उसके, हाँ, यानी सेम 8 नंबर प्रश्न है, उसमें इंग्लिश में था, इसमें हिंदी में है, बस सेम प्रश्न है। वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम कैरोलस लिनियस ने विकसित किया था। और कैरोलस लिनियस कहां के थे? स्वीडन के थे। स्वीडन के होने के कारण उसे हम क्या कहेंगे? स्वीडिश कहेंगे। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? देखिए यहां पर दोनों है, यहां पर हमें क्या पूछ रहा है? विज्ञान। तो विज्ञान कौन है? वर्गीकी है। कला वर्गीकरण तो एक प्रोसेस है, तरीका है, ठीक है। तो इसका आंसर वर्गीकी होगा, वर्गीकरण नहीं होगा। 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय है? 2। मोनरा और कवक में भी एक कोशिकीय है, लेकिन उसमें बहुकोशिकीय है। प्रश्न में पूछा कि केवल एक कोशिकीय, तो केवल एक कोशिकीय मोनरा में है और प्रोटिस्टा में है। स्पीसीज प्लैंटेरम पुस्तक भी किसने लिखा है? हाँ, सिस्टीमा नेचुरी और स्पीसीज प्लैंटेरम दोनों ही पुस्तक कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया है। मोनरा जगत के जीवों में किस प्रकार के पोषण होते हैं? सबसे बेस्ट आंसर है सोपोसी और विषमपोषी, यानी ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक। साइनोबैक्टीरिया क्या था? सोपोसी। अब बाकी बैक्टीरिया क्या था? विषम। देखिए सहजीविता भी होता है बैक्टीरिया में, लेकिन सभी बैक्टीरिया में नहीं होता है, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन यही है, डी। प्रोटिस्टा जगत के आने वाले जीवों में कैसा, आने वाले जीवों में क्या होते हैं? ऑटोट्रोप, हेटेरोट्रोप, कीमोट्रोप, तीनों। अब ध्यान दीजिए, ऑटोट्रोप तो वो हो गया मतलब स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण करने वाला। एक है कीमोऑटोट्रोपिक, यानी कि कुछ जंतु होते हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड लोहा के अयस्कों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऐसे जीव, अल्लाह मत करिए, ऐसे जीव जो केमिकल पदार्थों को ऑक्सीडाइज करके ऊर्जा उत्पन्न करके अपने लिए भोजन पैदा करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? कीमोऑटोट्रोप। प्रकाश संश्लेषण वाले जीव को जानते हैं फोटो ऑटोट्रोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रोप मतलब विषमपोषी, ठीक है, विषमपोषी। तो प्रोटिस्टा जगत में दोनों तीनों होते, ठीक है, तीनों। जैसे कि यूगिलिना क्या था? ऑटोट्रोप था और हेटेरोट्रोप भी था। प्रोटोजोआ टोटली हेटेरोट्रोप था। निम्नलिखित में कौन सा क्रम पहचाने? तो स्पीसीज, स्पीसीज के बाद क्या होता है? जीन। स्पीसीज, ध्यान दीजिए, स्पीसीज यानी कि जाति, समान जाति मिलकर क्या बन जाता है? जीनस,
यानी क्या? वंश। समान वंश मिलकर फैमिली, फैमिली मिलकर यानी कुल, समान फैमिली मिलकर ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर को हिंदी में भी क्या कहते हैं? ऑर्डर। समान ऑर्डर मिलकर क्लास यानी क्या? वर्ग। समान क्लास मिलकर डिवीजन, डिवीजन पौधे के लिए, जंतु के लिए क्या? फाइलम। जंतु के लिए फाइलम, पौधे के लिए समान डिवीजन मिलकर के वो क्या बन जाता है? किंगडम की टोटल संख्या क्या है? 5। तो दोस्तों वर्गीकरण इसी ऑर्डर में होता है। जाति मिलकर वंश बनते हैं, वंश मिलकर कुल बनते हैं, कुल मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर क्लास, क्लास मिलकर डिवीजन या फाइलम, और डिवीजन या फाइलम मिलकर किंगडम। अब आइए कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, किंगडम, ये तो सही है। स्पीसीज के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद तो जीनस हो नहीं सकता है, क्योंकि ऑर्डर से पहले जीनस, जीनस स्पीसीज हो नहीं सकता है, किंगडम जीनस हो नहीं सकता, तो बी ही सही है। सबसे सही जो मॉडल है वो आपका बी है। किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी टैक्सोनॉमी शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं? किस टैक्सोनॉमी शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान, पायदान का मतलब ही दोस्तों क्या हुआ उसको भी आप समझ लीजिए। ये वर्गीकरण के भिन्न भिन्न पायदान है, जैसे पहला पायदान स्पीसीज है, दूसरा पायदान जीनस है। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कौन शब्द है जिसका उपयोग, ठीक, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका उपयोग आप जाति के संदर्भ में भी कर सके, जीनस के संदर्भ में कर सके, फैमिली के संदर्भ में भी कर सके, किसी भी पायदान के लिए आप कौन सा शब्द इसमें यूज कर सकते हैं? ये प्रश्न में पूछ रहा है, ये प्रश्न में पूछ रहा है, और ये शब्द है दोस्तों टैक्सोन। क्या आप जीनस को फैमिली के साथ लगा सकते हैं? नहीं। क्लास को लगा सकते हैं? नहीं। टैक्सोन ऐसा शब्द है, उससे आप हर में, जैसे यानी कि टैक्सोनॉमिक्स जो कोटि है दोस्तों, टैक्सोनॉमिक सीरीज बनाता ना, उसके प्रत्येक टर्म को क्या कहते हैं? टैक्सोन कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? तो इसमें तो ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक जीव। यूलोथ्रिक्स, माइक्रोफाइटस, ये सब शैवाल है दोस्तों। शैवाल आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक नहीं होता, यूकैरियोटिक होता है। तो इसमें केवल बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोटिक जीव है, मोनरा किंगडम का जीव है। किस वर्ग की अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन कर सकते हैं? तो ये जाति, जाति, एक जाति के जीव ही आपस में प्रजनन, अंतर प्रजनन कर सकते हैं। जीव के बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही है, कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। ऐसे पहला प्रश्न में भी था वर्गीकरण क्वेश्चन, वो जो वर्गीकरण की परिभाषा थी वो प्राकृतिक वर्गीकरण की परिभाषा थी, लेकिन हम जीवों का वर्गीकरण का आधार केवल क्या ले? बाह्य लक्षण के आधार पर ही बांटते, तो वो वर्गीकरण प्राकृतिक नहीं कहलाएगी, वो वर्गीकरण वैज्ञानिक भी नहीं कहलाएगी, वो वर्गीकरण क्या कहलाएगी? और कृत्रिम वर्गीकरण की शुरुआत तो अरस्तु से ही माना जाता है, लेकिन कृत्रिम वर्गीकरण की शुरुआत करने का विषय कैरोलस लिनियस का ही था, कि उन्होंने पहली बार इसी कृत्रिम वर्गीकरण की शुरुआत की थी। तो दूसरा कथन तो गलत है, क्योंकि कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेंथम एवं डाल्टन हुकर ने शुरू की थी। बिल्कुल नहीं, कृत्रिम वर्गीकरण शुरुआत करने का श्रेय भी कैरोलस लिनियस को ही है। केवल एक क्या है? सभी जीव यानी पौधे और जंतु, ये तो सीधा क्लियर है दोस्तों। नहीं नहीं, सभी, इनमें से सभी, ठीक है, कोशिका से बने होते रासायनिक अणु, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या है? ठीक है, ये सब जैव अणु है, रासायनिक अणु के रूप में। जैसे शरीर में जल है ना, जल को हम रासायनिक, तो ये सब, अगर डी ऑप्शन है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ, इनमें से सभी, ठीक है। कोशिकाओं के अतिरिक्त कई जैव और रासायनिक अणु रहते हैं। व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक 5 में से 4 किंगडम है, 5 में से 4 किंगडम में है।
प्रोकैरियोटिक केवल एक में है। जेनरा प्लेंटेरम पुस्तक जो है, जेनरा प्लेंटेरम पुस्तक बेंथम तथा हुकर ने लिखा है। किसने लिखा है? बेंथम तथा हुकर। इससे पहले भी एक कौन था? सॉरी जेनरा पेल्टा, हाँ बेंथम और हुकर ने। ठीक है। अगला प्रश्न, जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी याद रखने वाला टर्म है, इसको याद रखिए। बाह्य लक्षणों के आधार पर किया जाता है तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो साइटोटैक्सोनॉमी। समान गुण वाले कुल मतलब फैमिली ना, तो फैमिली किस में जाएगा? ऑर्डर में। समान गुण वाला फैमिली ऑर्डर ना, असमान ऑर्डर वाला क्लास, क्लास फाइलम, असमान फाइलम किंगडम। क्लियर। जीवों के वर्गीकरण के तीन जगत प्रणाली हीकेल ने दिया था। ठीक है, नहीं लिनियस 2 जगत, बिटकर 5 जगत, हैकेल 3 जगत। 3 जगत में एक जगत, जैसे कि कार्ल लिनियस 2 किंगडम का निर्माण क्या था ना, तो सॉरी हाँ, लिनियस के 2 जगत में कौन कौन था? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो आगे चलकर लिनियस के बाद हीकेल ने ही इसमें थोड़ा संशोधन किया। हीकेल ने इसमें एक्स्ट्रा में क्या जोड़ा जानते हैं? प्रोटिस्टा को जोड़ा। किसको जोड़ा? प्रोटिस्टा को जोड़ा। यानी कि हीकेल ने लिनियस के 2 जगत वर्गीकरण में एक प्रोटिस्टा जगत को जोड़ करके 3 जगत पद्धति दी थी। अब बाद में फंगी को भी जोड़कर अंत में 5 जगत जो वर्तमान में चल रहा है। नाम पद्धति के कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने की कौन सा तरीका सही है? वैज्ञानिक नाम में क्या रहता है? वंश और जाति। तो नाम लिखने का सही तरीका क्या है कि बीच में के क्या रहना चाहिए? स्पेस। वंश जाति के नाम में क्या रहनी चाहिए? इसकी शुरुआत होनी चाहिए किससे? कैपिटल लेटर से। इसकी शुरुआत किससे? इसकी शुरुआत, तो ये तरीका, इसका सारा वर्ड स्मॉल लेटर रहेगा जाति का। इसमें पहला वर्ड कैपिटल, सारा स्मॉल। अब बीच में देखिए इस पर कौन खड़ा उतर रहा है? ये होगा, ये होगा, ये होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, इसमें इसको देखिए, इसको आप जो है ना बड़ा ए कर लीजिए और इसको सही बना लीजिए। तरीका क्या समझे? टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, जैसे ये वाला और ये वाला एक ही हो गया है। तो तरीका क्या है समझ गए ना, कि ये कैपिटल रहना चाहिए, लेकिन ये जो पी देख रहे हैं ना, ये स्मॉल रहनी चाहिए। तो वंश और जाति को लिखने का सही तरीका यही है दोस्तों। निम्नलिखित में किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्राणकीय लक्षण यानी कि एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर, एम्ब्रियो क्या है दोस्तों? तो किसी भी जीवन की प्रक्रिया में एक अवस्था किसकी आती है? एम्ब्रियोनिक अवस्था आती है। जैसे मानव का ही जो निर्माण होता है, तो मानव का निर्माण कैसे होता है? तो एक मेल गेमिट होते हैं, एक क्या होते हैं? फीमेल गेमिट होते हैं। मानव की निर्माण प्रक्रिया में देखिए एम्ब्रियो को तो मेल गेमिट कहते हैं स्पर्म को, फीमेल गेमिट कहते हैं ओवा को। ये दोनों फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। ये जायगोट जो है एक कोशिकीय होता है। जायगोट विकास करके जो बहुकोशिकीय संरचना लाया उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यानी क्या कहते हैं? भ्रूण। तो किसी भी बहुकोशिकीय जीव का जो निर्माण प्रक्रिया होती है कुछ इसी तरह होती है। तो भ्रूण क्या है आप समझ गए ना। फिर भ्रूण विकास करके बन जाता है गर्भ, फीटस बन जाता है। क्या बन जाता है? गर्भ। गर्भ विकास करके क्या बन जाता है? शिशु बन जाता है, शिशु बन जाता है। फिर शिशु का हो जाता है क्या? जन्म। तो भ्रूण जो है एक निर्माण प्रक्रिया, किसी भी बहुकोशिकीय जीवों की निर्माण प्रक्रिया में ये भ्रूण वाला अवस्था आता है। तो भ्राणकीय लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण को पहचान बनाया पंचानन माहेश्वरी ने। किसने? पंचानन माहेश्वरी ने।
पुष्पी पादप किसमें जी? फेनरोगेज में। जिस पौधे में पुष्प आते हैं फेनरोगेज, जिसमें नहीं आते हैं क्रिप्टोगेम्स। अब पुष्पी पादप को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइटा, बरोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों आते हैं। तो बिल्कुल, और तीनों में फूल नहीं होते, फल नहीं होते। फेनरोगेम्स में शामिल है आवृतबीजी और बिल्कुल दोनों शामिल है फेनरोगेम्स में, यही दो शामिल है दोस्तों। थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पाए जाते हैं? थैलोफाइटा की बात हो रही है दोस्तों। पादप शरीर वास्तविक जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, बिल्कुल सही है। इसका शरीर सुकाए सदृश यानी थैलस, बिल्कुल ये भी सही है। अधिकांश पादप या तो जलीय है या नम स्थानों, इनमें सभी लक्षण थैलोफाइटा के हैं, सभी लक्षण थैलोफाइटा समूह के पौधे के हैं। थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में बताए थे कैसे करते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं, इंग्लिश में एस्पोरुलेशन कहते हैं। बीजाणु जनन क्या है ये बताए थे कि नहीं बताए थे? निम्नलिखित में कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? तो शैवाल है, मॉस बरायोफाइटा है, फर्न टेरिडोफाइटा है, कवक का तो अपना किंगडम है दोस्तों। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल एक कोश के होते, बिल्कुल एक कोश के होते। शैवाल बहुकोश के होते, बिल्कुल दोनों। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो शैवाल एक कोश के होते हैं उसको कहां पर रखा गया है? प्रोटिस्टे में रख दिया गया है। लेकिन बहुकोश के शैवाल कहां पर है? प्लांटी में। कहां पर है? हाँ, तो शैवाल एक कोश के होते हैं, बिल्कुल सही है। शैवाल बहुकोश की होती है, ये भी सही है। लेकिन क्लासिफिकेशन में दोनों ही शैवाल एक जगह रखे नहीं गए हैं। एक कोश के शैवाल प्रोटिस्टा किंगडम में है जिसमें प्रोटोजोआ है, और बहुकोश के शैवाल प्लांटी किंगडम का सदस्य है। निम्नलिखित में कौन सा एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? ठीक है, तो इनका शरीर थैलस के समान होता, बिल्कुल। कोलोफिल पाया जाता, बिल्कुल। जल में होता, बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, डी नंबर गलत है, वास्तविक उत्तक नहीं होता इसमें। इसका शरीर बहुकोश के तो है, लेकिन वो बहुकोश के शरीर उत्तक बनाने में सफल नहीं होते हैं। कोलरोफैसी हरा शैवाल, फियोफैसी भूरा शैवाल और रोडोफैसी, तो ये अलग अलग नाम है। तीन ही प्रकार के शैवाल होते हैं दोस्तों, चौथा कोई प्रकार। ये तीनों कथन आपका क्या है? सही है। हाइड्रा की कोशिकाओं में पाया जाने वाला शैवाल जो है वो जू क्लोरेला है। ये हाइड्रा के कोशिकाओं पर रहते हैं और सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। कैसा संबंध बनाकर रहते हैं? सहजीवी संबंध बनाकर। निम्नलिखित में कौन शैवाल बर्फ की सतह पर, बर्फ की सतह पर क्लेमाइडोमोनास, और यह एक कोश के शैवाल, ये क्या है? एक कोश के शैवाल, ठीक है। प्रोटोडर्मा, ये केचुआ, ठीक है, यानी कछुआ। कछुआ रेप्टिलिया समुदाय का टर्टल, कछुआ के शरीर पर उगने वाला कवक है, ठीक है। इंग्लिश लिख देते हैं टर्टल। हाँ, रेप्टिलिया समुदाय का कछुआ। एक केचुआ होता है अर्थवोरम, वो एनिलिडा का है। तो रेप्टिलिया वाला कछुआ के शरीर पर उगने वाला शैवाल कौन है? प्रोटोडर्मा है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल पौधा है और इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है, काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। शैवालों की विभिन्न जातियों में किस प्रकार का, प्रकार होगा यहाँ पर,
किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन होता है। अधिकांश में अलैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन कुछ में लैंगिक होता है, ठीक है, लैंगिक प्रजनन भी होता है, लेकिन यहां पर आंसर इसका अलैंगिक ही होगा। अधिकांश अलैंगिक जनन करते हैं और बीजाणु जनन करते हैं। निम्नलिखित में कौन हरा शैवाल है? सब हरा शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास जो बर्फ पर उगता है, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ये सब हरे शैवाल है, ठीक है। कोलरोफाइसी है, क्या है? तो ये नाम आप याद रखिएगा कि क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स जो है कोलरोफाइसी शैवाल है, हरा शैवाल है। निम्नलिखित में कौन एक हरा शैवाल नहीं है? लिमिनेरिया। लिमिनेरिया भूरा शैवाल है दोस्तों। ये कैसा शैवाल है? यानी फियोफाइसी है। ये समुद्र में रहने वाला भूरा शैवाल है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल जो है यूलोथ्रिक्स है, जबकि क्लोरेला जो है वो बहुकोशिकीय है। क्या है? हाँ, क्लोरेला भी लाया जाता है, लेकिन सवाल में क्या पूछा है? एक कोशिकीय, और ऑप्शन में आप देख रहे हैं क्लोरेला है भी नहीं, तो आंसर यहां पर याद रखिएगा क्या होगा? यूलोथ्रिक्स होगा। कौन भूरा शैवाल है? सब लेमिनेरिया, सारगैसम, फ्यूकस, ये सब भूरा शैवाल है, सब समुद्री शैवाल है। समुद्री शैवाल जो होते हैं ना वो 100% भूरे ही होते हैं लगभग। सारगासो समुद्र का नाम शैवाल के कारण पड़ा। किसके कारण? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। केल्प समुद्री शैवाल से, और ये एक प्रकार का घास है, इसको समुद्री घास भी कहते हैं। समुद्री शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है। केल्प एक समुद्री घास की ही किस्म है। निम्नलिखित में किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी, किस? फियोफाइसी को बोलते भूरा शैवाल, जैसे लेमिनेरिया हो गया, फ्यूकस हो गया, ये सब समुद्री शैवाल है। समुद्री शैवाल फियोफाइसी होते। खून के जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेट सल्फेट, ये भी किससे प्राप्त होता है? आयोडीन भी किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से ही प्राप्त होता है। कुछ समुद्री खरपतवार खोने से निम्नलिखित में किस रोग से होने की संभावना नहीं होगी? तो दोस्तों समुद्री खरपतवार खाइएगा ना तो ये आयोडीन के स्रोत है। शैवाल आयोडीन के स्रोत नहीं है, बल्कि कौन शैवाल आयोडीन के स्रोत है? समुद्री शैवाल। उसको खाने से आयोडीन मिलेगा, आयोडीन की कमी नहीं होगी तो घेंगा रोग नहीं होगा। आयोडीन कमी सिर्फ यही रोग नहीं होता है। लाल सागर का रंग लाल शैवाल की उपस्थिति के कारण, रोडोफाइसी के कारण है। निम्नलिखित में कौन लाल शैवाल है? दोस्तों सब लाल शैवाल है। पोरफायरा, जिसको सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रंस, इसे अगर प्राप्त हुआ तो ये सब लाल शैवाल है। कृत्रिम वृद्धि माध्यम, आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम बनाने में कौन अगर बताए थे किससे प्राप्त होता है? ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, कॉन्ड्रस, उसी शैवाल से ये अगर प्राप्त होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों को रखा जाता है पोषण देने हेतु और उसे जीवित रखने हेतु। अगर किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल से प्राप्त होता है। लाल शैवाल से प्राप्त होता है। एक कोशिकीय शैवाल इसमें कौन है? एक कोशिकीय शैवाल इससे पहले बताए थे, बर्फ पर उगने वाली शैवाल की जो प्रजाति है वो क्लेमाइडोमोनास है, और ये एक कोशिकीय शैवाल है। इससे पहले प्रश्न में हम इसको डिस्कस किए थे, एक कोशिकीय शैवाल। शैवालों में संचित भोजन, शैवाल पौधा है, किसी भी पौधा में संचित भोजन स्टार्च के रूप में, पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। शैवाल पौधा है, थैलोफाइटा समूह का पौधा है। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? सभी। राइजोबियम, नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया, एजोला,
सभी के सभी दोस्तों, सभी के सभी जैव उर्वरक, जैव का मतलब जीवित होता है, क्या होता है, जीवित होता है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं है? हाँ, रिक्सिया, मर्केसिया, ये दोनों ब्रायोफाइटा समूह का पौधा है। रिक्सिया, मर्केसिया, ये सब ब्रायोफाइटा का था जी। तो ये थैलोफाइटा का नहीं, एस्पायरोगायरा शैवाल है, कारा शैवाल है, अलवा शैवाल है, ये सब थैलोफाइटा है। निम्नलिखित में कौन एक विकल्प सही सुमेलित है? रोडोफाइसी, डिक्टियोटा, कोलोरोफाइसी। दोस्तों इस प्रश्न को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको हम बाद में देखना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसको तत्काल छोड़ दीजिए, ठीक है। एक बार देखना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा वास्तव में प्रश्न क्या है। अगला, निम्न जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिकस, एस्परजिलस, कौन शैवाल है? तो एगेरिकस मशरूम था, फंगी किंगडम पर आए थे ना। एगेरिकस, रोमेरिया, कलेवेसिया, ये सब मशरूम था, मशरूम कवक है। एस्परजिलस भी कवक है। यूलोथ्रिक्स शैवाल है, हाइड्रा के शराबी कोशिका पर। अलवा भी शैवाल है, यानी कि शैवाल कौन है आपका? 3 और 4, 1 और 2 आपका क्या है? कवक है, फंगी है। 1 और 2 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है? एल्जेनिक एसिड, एल्जेनिक एसिड होता है, ये शैवाल से प्राप्त होता है। एफ्रेडिन पौधे से प्राप्त होता है, इफ्रीडा पौधे के तने से एफ्रेडिन प्राप्त होता है, ये एक प्रकार का औषधि है। केराजिनन, केराजिनिन जो है ये भी शैवाल से ही प्राप्त होने वाला पदार्थ है। और टैनिन तो आप तो जानते हैं ये वृक्षों से प्राप्त होता है, टैनिन, ठीक है, टैनिन तो शैवाल से प्राप्त होता है। कौन? 1 और 3। एफ्रीडिन, टैनिन ये दोनों पौधे से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, पौधे से प्राप्त होने वाला। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किससे बना है? शैवाल और कवक से बना है। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध बनने के कारण बना है। नेक्स्ट, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मालिक नौकर का संबंध। हेलोटिज्म का हिंदी अर्थ क्या हुआ दोस्तों? मालिक नौकर का संबंध। निम्नलिखित में कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? यह लाइकेन है, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति को यह तुरंत कैच करता है। सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह तुरंत मरने लगता है जहां कहीं भी रहता है। निम्नलिखित में क्या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी इसका भी आंसर क्या होगा? लाइकेन होगा, लाइकेन होगा। पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को क्या करते थे? कोटिकोलस। जहां कवक रहेगा वही ना लाइकेन बन सकता है। तो कवक, पेड़ की छाल पर उगने वाले, चाहे कवक की बात कर लीजिए चाहे लाइकेन की बात कर लीजिए, दोनों को क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स कहते हैं। और पत्थर या चट्टानों पर उगने वाले को सैक्सिकोल्स कहते हैं। चट्टानी स्तर पर देखिए आ ही गया क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं? सैक्सिकोल्स। लाइकेन को भी और शैवाल को भी अगर पूछ दे कि चट्टानी स्तर पर शैवाल का विकास, कवक का विकास को क्या कहेंगे? लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। रोसेला लाइकेन से। कौन लाइकेन से? जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाने हैं? सब्जी के रूप में इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि में कौन लाइकेन? परमेलिया लाइकेन, परमेलिया। पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है? हाँ, शैवाल एक क्या है? मुख्यतः जलीय है, क्योंकि मुख्यतः पूजा ब्रायोफाइटा की कुछ जातियां बोले थे कि भूमि पर उगने के योग्य है, टेरिडोफाइटा में तो जड़ होते हैं। तो अगर पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है तो इसका सबसे बेहतरीन आंसर शैवाल है। हालांकि ब्रायोफाइटा भी मुख्य रूप से जलीय ही है, लेकिन यहाँ पर शैवाल यहाँ का बेस्ट ही शैवाल, या यहाँ पर थैलोफाइटा भी रहता तो वही हमारा आंसर होता।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय, यानी जड़ तना पत्ती है ना, तो उसे ही कहते विभेदित काय। तो विभेदित काय नहीं होता तो क्या, क्योंकि अगर ब्रायोफाइटा की बात करिएगा उसमें तना और पत्ती जैसी संरचना तो थी ना, तो इसलिए वो नहीं होगा आंसर। इसमें तो सब कुछ है, जड़ तना पत्ती। फ्यूकोजेंथिन जो है ना, भूरा शैवाल में पाया जाता है, लेमिनेरिया में, ठीक है, भूरा शैवाल में पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन क्या है, तो ये फ्यूकोजेंथिन एक क्लोरोफिल की तरह ही पिगमेंट है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट के उपस्थिति के कारण ही भूरा शैवाल भूरे दिखते हैं, यानी कि भूरा शैवाल के भूरे रंग का कारण उसमें एक खास प्रकार का पिगमेंट क्या है, फ्यूकोजेंथिन। एक फ्यूकस नाम का शैवाल भी था। फ्यूकस शैवाल एक पढ़े थे इससे पहले वाले प्रश्न में था, फ्यूकस शैवाल क्या है, भूरा शैवाल है, पीओ पाइची। तो फ्यूकोजेंथिन भूरा शैवाल है। फ्यूकोजेंथिन क्या है, फ्यूकोजेंथिन एक क्लोरोफिल की तरह ही पिगमेंट है, वर्णक है, और इसी फ्यूकोजेन की उपस्थिति के कारण भूरे शैवाल का रंग क्या होता है, भूरा होता है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा की क्या विशेषता पाई जाती है, सभी ना जी, संवहन उत्तक यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होते, जड़ नहीं होते, बीज बिल्कुल सभी, तना और पत्ती जैसी संरचना कुछ जातियों में होती है। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है लिवर बट और माउस। ये कोई एक पौधा नहीं है, कई पौधों का समूह है लिवर बट, ठीक है, जिसकी बाह्य संरचना एक समान होती है। निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइट नहीं है, मर्सेलिया टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है, जिसका सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में किसे उभयचर, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, ब्रायोफाइटा, क्योंकि इसकी कुछ जातियां नम भूमि और दीवारों पर उगने के योग्य है, भूमि पर उगने के योग्य है, जबकि अधिकांश जातियां जल में है। दोनों जगह ये उगते हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें, ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा के निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है, उभार को यही राइजोइट कहा जाता है दोस्तों। राइजोइट जो जड़ के स्थान पर रहता है, जड़ के स्थान पर क्या रहता है, उसे ही वही कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राइजोइट जो जड़ के स्थान पर ब्रायोफाइट पौधे में निकलते हैं, करा कि राइजोइट के बारे में सही नहीं है। देखिए, ये देखिए सही है, सरासर गलत इसमें यही है कि इनमें पूर्ण विकसित तना जड़ पत्तियां होते हैं। राइजोइट किस पौधे में, ब्रायोफाइट में। अब ब्रायोफाइट में जड़ तना पत्तियां है, तो अगर आप ये सब के बारे में नहीं भी जानते हैं तो डी ऑप्शन पढ़ के आप इसे गलत मान सकते हैं कि ना से। कभी कभी प्रश्न नहीं आने के बाद भी एक क्लू मिल जाने के बाद बन जाता है, तो इसका आंसर डी होगा। अब राइजोइट के बारे में कहिए, विभिन्न उत्तकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना, तो बिल्कुल जड़ के स्थान पर स्थित राइजोइट एक बहुकोशिकीय संरचना है। ब्रायोफाइट की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाला उपार होता है, बिल्कुल जड़ के स्थान पर होता है, तो निचली होगा। आगे, निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही नहीं है, सही है, हेपिडोकोसिप्डा लिवर बट सही है, ये पौधा है इस वर्ग का। एंथोरोसिप्डा हॉर्नबट, लिवर बट, हॉर्नबट, माउस, ये तीनों ब्रायोफाइटा का समूह है पौधों का, और ये पौधा है, और बिल्कुल तीनों का कथन दोस्तों सही है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किसे भास्कुलर क्रिप्टोगैम कहते हैं, भास्कुलर क्रिप्टोगैम हुए हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम है, और जाइलम फ्लोएम किसमें है, टेरिडोफाइटा में है, तो टेरिडोफाइटा ही भास्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा तो कौन होगा, नहीं सॉरी, कर जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों, तो जाइलम फ्लोएम दोनों वाला कौन है, टेरिडोफाइटा है, क्योंकि थैलोफाइटा तो था प्रथम पौधा है, लेकिन जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं था। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है, माउस, माउस ब्रायोफाइटा में या टेरिडोफाइटा में नहीं है। निम्न में किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं,
संवहन उत्तक दोस्तों मर्सिलिया में पाए जाते हैं। मर्सिलिया टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है। बाकी एनाबिना क्लेडो एनाबिना आपका बैक्टीरिया है, पेनिसिलियम आपका कवक है, क्लेडोफोरा आपका कवक है। तो इसमें तो संवहन उत्तक होने की बात ही नहीं है। मर्सिलिया, फर्न तथा अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में किस पाइए? तो दोस्तों जैसे फर्न मिल गया तो उसका संबंध केवल और केवल किससे है? टेरिडोफाइटा से। नेक्स्ट, बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइटा में उत्पन्न हुई है। अब वैसे भी आप प्रश्न देखकर कह ही सकते हैं कि आंसर डी होगा। मान लीजिए आपको याद नहीं है, क्योंकि शैवाल कवक में बीज होने का कोई चांस है नहीं है, ब्रायोफाइटा में है नहीं है, टेरिडोफाइटा ही इसका बेस्ट ऑप्शन है। बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइटा में ही उत्पन्न हो सकता है, जिस हिसाब से ऑप्शन है। क्योंकि सबसे विकसित पौधा ऑप्शन में कौन है? जलीय फर्न को क्या कहते हैं? एजोला कहते हैं। ये प्रोटीन के भी अच्छे स्रोत है। ठीक है, मुर्गियों के चारे के रूप में इसका इस्तेमाल कर चारे के रूप में जो मुर्गी फार्म में खर्च होता है उसका 70% बचत किया जाता है एजोला खिला करके। क्या आइए इसमें है क्या? सल्विनिया भी शैवाल की एक प्रजाति है दोस्तों, शैवाल की प्रजाति है। निम्नलिखित में कौन सा जैव उर्वरक के रूप में काम आता है? एजोला। और बाकी देखिए ये जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम। और आपको याद है तो आपको पता ही थे कि भोजन को विषाक्त बनाने वाला जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम, है ना। यूरिया तो जैव है नहीं, अजैव चीज है ये, क्योंकि जैव जो है वो सजीव होगा। जैव का मतलब सजीव। खोई भी होता है दोस्तों, चारे को सुखाकर चारे को सड़ाकर जो खाद बनाया जाता है वो खोई है, तो वो भी जैव उर्वरक नहीं है। जैव उर्वरक एजोला है। क्या? ना ना, लैक्टोबैसिलस दूध को दही बनाता है। आइए, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में किसे मेजों पर सजावट के लिए लगाते हैं? सिलेजिनेला, सिनेजिनेला। निम्नलिखित में किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग लाए जाते हैं? लाइकोपोडियम, बताए थे लाइकोपोडियम है। ठीक है, ये सब पौधा है टेरिडोफाइटा, जिससे सिलेजिनेला है, इक्विसेटम है। इक्विसेटम एक ऐसा टेरिडोफाइटा है जिसके पौधे से सोना निकलता है, सोना सोना। ठीक है, साइलोटम है, तो ये भी पौधे है दोस्तों। इक्विसिटम से सोना निकलता है, सोना। ये पौधे सोना को जमा चियन में उसके पौधे के कोशिकाओं में जमा होते हैं। जैसे तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन है ना, उसी तरह। सबसे अधिक, आइए ना दोस्तों, कहां पाए जाते हैं हम भी नहीं जानते, नहीं तो लगा लेते हम। ठीक है, सबसे अधिक क्रोमोजोम, सबसे अधिक क्रोमोजोम ओफियोग्लोसम नामक पौधा में पाया जाता है। ओफियोग्लोसम। और ओफियोग्लोसम पौधा किस वर्ग का है? टेरिडोफाइटा वर्ग का है। डैश बीज रहित संवहनी पौधा होते हैं। बीज रहित संवहनी पौधा तो केवल कौन है? टेरिडोफाइटा। बाकी आप गुण सारा याद रखिए, क्योंकि जब बात हो बीज रहित यानी बीज ना हो और संवहनी मतलब जाइलम फ्लोएम हो, तो ये विशेषता वाला केवल कौन है? क्योंकि आवृत बीजी की बात करिएगा तो उसमें बीज होता है, वो बीज सहित हुआ। जिम्नोस्पर्म की बात करिएगा उसमें भी बीज होता है। ब्रायोफाइटा की बात करिएगा तो उसमें संवहन तक नहीं है। तो जब ये लाइन पड़ा कि बीज रहित संवहनी पौधा होते हैं, तो ये विशेषता वाले तो केवल एक है, कौन? बाकी आप पढ़ लीजिए, जो स्वतंत्र गेमिटोफाइट तथा एस्पेरोफाइट चरणों में के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों रहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। दोस्तों प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर इतना में ही छुपा है, और आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइटा। बाकी जो बात है ना दोस्तों, उसको आप छोड़ दीजिए। पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? थैलोफाइटा में सुविभेदित शरीर अभिकल्प, सुविभेदित जड़तना पत्तियों में विभाजित शरीर होता है। फ्यूनेरिया एक कवक है, सही है। फ्यूनेरिया क्या है? नहीं नहीं, क्या सा कथन से? फ्यूनेरिया एक प्रकार का शैवाल है दोस्तों।
शैवाल है और भूरा शैवाल है, सॉरी फ्यूनेरिया एक भूरा शैवाल है, कवक नहीं, ये भी गलत है। सभी टेरिडोफाइटा पुष्पोद्भिद टेरिडोफाइटा में पुष्प लगते हैं नहीं। ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र यानी जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है, बिल्कुल ये सही है। तो थैलोफाइटा में सुविभेदित शरीर अभिकल्प होता है, मतलब आपको कह रहा कि थैलोफाइटा में जड़ तना पत्तियों में विभाजित शरीर होता है, बिल्कुल नहीं होता, गलत है। फ्यूनेरिया एक कवक है, बिल्कुल नहीं, फ्यूनेरिया एक भूरा शैवाल है। सभी टेरिडोफाइटा पुष्पोद्भिद होता, बिल्कुल नहीं, टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं लगते, ये क्रिप्टोगेम है टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही है। सिलेजिनेला एक प्रकार का टेरिडोफाइट प्लांट, इसमें पुनर्जीवन का गुण होता है, आप जान चुके हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे होते हैं? तो ये कौन है दोस्तों? जिम्नोस्पर्म, हिंदी में अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई आवरण नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, इससे पहले वाले प्रश्न में देख ही चुके हैं, नग्न रूप से लगे रहते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है, बिल्कुल फूल नहीं होता है। दोनों ही कथन क्या है? जिम्नोस्पर्म पौधे में बीज बनते हैं लेकिन फूल नहीं लगते हैं, फल नहीं लगते हैं। संसार के सबसे लंबा पौधा सिकोया है और यह जिम्नोस्पर्म पौधा है। सबसे ऊंचा वृक्ष जाइंट रेडवुड सिकाया, जाइंट रेडवुड सिकाया अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, ठीक है। ये जो है आपको कैसा पौधा है? जिम्नोस्पर्म पौधा है। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, वायु परागण होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें आश्चर्यजनक तरीके से फूल भी नहीं होते हैं और फल भी नहीं होते हैं। फाइलम ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं, लेकिन थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा नहीं आते हैं। ट्रेकियोफाइटा में 3 ही फाइलम है, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और पाइनस के पौधे में कोरोलॉइड जड़ पाया जाता है दोस्तों, नहीं, पाइनस में कवक रहते हैं। पाइनस के जड़ों में क्या रहते हैं? कवक वाले जड़ को माइकोराइजल कहते हैं। तो पाइनस के पौधे में कोरोलॉइड जड़ नहीं पाया जाता बल्कि माइकोराइजल जड़ पाया जाता है। वहीं साइकस के पौधे में शैवाल रहता है सजीवी संबंध बनाकर, और शैवाल वाले जड़ को क्या कहते हैं? कोरोलॉइड जड़ कहते हैं। तो दोस्तों ये भी क्या है? गलत है। तो कथन न तो एक सही है और न ही 2 सही है। पाइनस में माइकोराइजल जड़ होता है जबकि साइकस में कोरोलॉइड जड़ होता है, और ये जड़ क्या है आप जान ही रहे। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। चिलगोजा पाइनस के पौधे के बीजों से बनाया जाता है, पाइनस के पौधे के बीजों से बनाया जाता है। चिलगोजा पाइनस के पौधे के बीजों से बनाया जाता है। साबूदाना साइकस के पौधे के तनों से जो स्टार्च निकलता है, साइकस के पौधे के तने के स्टार्च से बनाया जाता है साबूदाना। निम्नलिखित में कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है? चीर, फर्न टेरिडोफाइट है, आम एंजियोस्पर्म है, मौस ब्रायोफाइट है। चीर का पेड़ एक जिम्नोस्पर्म पौधा, इससे तारपीन का तेल निकाला जाता है। निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। दोस्तों जीवाश्म क्या होता है जानते हैं? जीवाश्म बहुत पुराने अवशेष को कहते हैं। हजारों साल पुराने जंतुओं के अवशेष को ही क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। पृथ्वी पर कुछ साइकस के पौधे 3-3, 4-4 हजार साल से जीवित है, आज भी वो एकदम उसी तरह खड़े हैं। तो जो पौधा इस पृथ्वी पर 3000 साल, 4000 साल से लगातार जिंदा है, उसे ही क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म। सनी मतलब साइकस का पौधा ऐसा है पृथ्वी पर, कुछ साइकस का पौधा की आयु कितनी है? 4000 साल। यानी जब मानव
ठीक तरह से सही तरह से विकास नहीं किया, तब से वो पौधा पृथ्वी से विकास कर रहा है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म। तो साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। इसके पीछे कहने का क्या तर्क है, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे, आगे पढ़ाते। सबसे बड़ा बीजांड ओव्यूल पाया जाता है किसमें, साइकस में। ओव्यूल, ये ओवरी के भीतर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के भीतर ओवा होते हैं, ठीक है। नहीं तो रिप्रोडक्शन चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तब और क्लियर हो जाएगा ओव्यूल शब्द। जिम्नोस्पर्म को समानतः, जिम्नोस्पर्म बात हो और समानतः बीजधारी की बात हो, तो इसका क्या होगा, नग्न बीजधारी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग में नहीं, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं के सतह पर विकसित होते। क्लियर है। दम्मा एवं खांसी को रोकने वाला औषधि इफ्रेडीन, इफ्रेडा पौधे के तनों से बनाया जाता है, इफ्रेडा पौधे के तनों से बनाया जाता है। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है, क्योंकि उसके बीज के ऊपर बीज चोल नहीं होते हैं, सीड कवर नहीं होते हैं। साइकस के कोरोलॉइड जड़ में कोई ना कोई शैवाल होगा, और यह शैवाल होता है नील हरित शैवाल, और एनोबिनो नॉस्टॉक एक प्रकार का नील हरित शैवाल देते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहां पर ऑप्शन में एनोबिनो नॉस्टॉक ना देकर आपको ऑप्शन में क्या दे सकता है, नील हरित शैवाल। दोस्तों, नील हरित शैवाल की भी कई जातियां हैं, उनमें दो जातियां हैं, एक एनोबिना, दूसरा नॉस्टॉक। निम्न में किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है, तो ये किस में पाया जाता है, फर्न में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फर्न में। अगला प्रश्न, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है, एंजियोस्पर्म। इसमें 2.5 लाख पौधे हैं, पौधे की जातियां हैं, 2.5 लाख पौधे की जातियां। विचार कीजिए, जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है, बिल्कुल सही है। एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाए जाते, बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन क्या है, सही है। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति किससे होती है दोस्तों, तो एंजियोस्पर्म से होती है, एंजियोस्पर्म से होती है। एक बीज पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का सिरा बिना, समांतर, और द्विबीजपत्रियों में जालिका बता, और एक बीजपत्री द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म का विभाजन है। एंजियोस्पर्म फाइलम को विभाजित करके एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में हम बांटे थे। निम्नलिखित में कौन सा गुण द्विबीजपत्री के पौधों का एक गुण नहीं है, देखिए, रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ एक बीजपत्री में पाया जाता है, द्विबीजपत्री में मूसला जड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मूसला जड़ पाए जाते हैं। निम्न पौधों पर विचार कीजिए, केला, धनिया, नारियल एक बीजपत्री है, बिल्कुल एक बीजपत्री है, तीनों एक बीजपत्री पौधा है। केला भी एक बीजपत्री है, नारियल भी एक बीजपत्री है, धनिया भी एक बीजपत्री है। ये कैसे चेक करिएगा, पत्ता से, तनों से, जड़ से, फूल से, किसी भी आधार पर हम चेक कर सकते हैं। विकल्प सही सम्मिलित, ये लगता है रॉन्ग है, नोट में भी यही है, देखे। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन कुछ और था, टाइपिंग मिस्टेक है। आम है, लीची है, बरगद है, बांस है। इसमें क्या पूछ रहा है जानते हैं, इसमें देखिए आम, बरगद, लीची द्विबीजपत्री है, अब बांस क्या है, तो अभी ऑप्शन है, ऑप्शन से प्रश्न बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रश्न यहां पर क्या होनी चाहिए जानते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री नहीं है, दोनों तरह से लिख सकते हैं।
एक बीजपत्री इसमें केवल कौन है? बांस। शायद ये प्रश्न यहां पर होता, जो मिस्टेक हो गया है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ जाते, बात आप समझ रहे हैं ना। कौन सा? यह एक तरफ असाधारण नाम है, एक तरफ वैज्ञानिक नाम है। तो कौन सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है। ग्लाइसिन मैक्स जो है ये सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। किसका? सोयाबीन का। मूंगफली का एरेकस हाइपोजिया, एरेकस हाइपोजिया है मूंगफली का वैज्ञानिक नाम। यही सोमोलित नहीं है दोस्तों। ग्लाइसिन मैक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? सोयाबीन का। किसका? सोयाबीन का। आगे बढ़े। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या जानते हैं, या वानस्पतिक नाम? फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जियामेज मक्का ठीक है। हार्डियम बुल्गेर जो है, हार्डियम बुल्गेर जो है जौ का वैज्ञानिक नाम है। किसका? जौ का। जौ, ज्वार का वैज्ञानिक नाम सोरगम बुल्गेर है। ये ज्वार का दिया हुआ आपके नोट में पढ़िएगा। मोटा अनाज का वैज्ञानिक नाम एक जगह है। कपास के पौधे के जेनेरिक नेम या साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक में वंश और जाति रहता है ना, तो वंश का नाम है गॉसिपियम। क्या है? सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम, सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम हेलिएंथस एनुअस है दोस्तों। हेलिएंथस एनुअस है। ठीक है। बैगन का वानस्पतिक नाम सोलेनम मेलांजेना है दोस्तों। क्या है? सोलेनम मेलांजेना है। एक होमवर्क आप लोग को हम दे देते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन में है ना, आप जा करके नेट पर खोज करके देखिएगा कि मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। किसका है? लीची चाइनेंसिस किसका है? लीची का है। तो इसको आप याद करके खोज करके याद कर लीजिएगा। ठीक उसी तरह इसमें सोलेनम मेलांजेना किसका है? बैगन का। अब आप ये पता करिएगा नेट के सहायता से कि सोलेनम ट्यूबेरसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम टार्बम, ये किसी न किसी का वैज्ञानिक नाम है। आप श्योर हो जाइए, गड़बड़ कोई नहीं। तो आप खोज के इसको याद करिएगा। क्लियर है? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो गेरेमिनी। ठीक है। अनाज वाले कुल यानी फैमिली का नाम देखे थे, याद करने लिए दिए थे, तो उसको याद कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको बोले थे एक दिन में बस एक याद करिए। ठीक है। 10-15 दिन, महीने भर में आपको श्योर याद आ जाएगा। और वो ऐसा चीज है ना, एक बार याद करिएगा ना, बड़ी मुश्किल से याद होगा। सब कुछ छोड़कर उसको याद करने भी तभी याद होगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। एक एक दिन एक एक याद करना है, अंत तक सबको याद हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह के प्रश्न जो है ना, ये आपको सिर्फ फैक्ट याद है तभी बनने वाला है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है। फैक्ट याद है आपको, बनेगा। दलहनी वाले पौधे किस में आते हैं? लेग्यूमिनेसी में आते हैं। दलहनी वाले किस में आते हैं? तेल बीज यानी ऑयल सीड जो है कृषि फेरी में आते हैं। जैसे सूरजमुखी हो गया, सरसों हो गया, ये सब कृषि फेरी में आते हैं। सबसे बड़ा कुल जो है वो किसका है? कंपोजिटी का। लेकिन ये द्विबीजपत्रियों का सबसे बड़ा कुल है। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा सोलेनेसी कुल का नहीं है? आलू, कपास, बैगन। ये है बेलाडोना। बेलाडोना के पत्तियों से भी निकाले जाते हैं, अति औषधि बनाए जाते हैं। ये दोस्तों सोलेनेसी कुल का नहीं है, ये मालवेसी कुल का है। कपास किस कुल से? कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। किस कुल से? मालवेसी कुल से। कपास के रेशे किससे निकलते हैं? बीज से। कपास के पौधा आप देखे होंगे, उसमें फल लगते हैं, फल फूटते हैं, तब अंदर से उसके बीजों के जो रोम होते हैं वही रुई का काम करते हैं। निम्न रेशों में कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं? अभी तुरंत हम पढ़े कि कपास बीजों के रोम है, बीजों के क्या है? रोम है, वो तने के उत्पाद नहीं है। बाकी सन, पटसन, जूट, ये सब तने के उत्पाद है। और ये सब पढ़ाए थे आपको 2 नंबर उत्तक में कि सन, पटसन, जूट दृढ़ उत्तक, एस्केलेरन कायमा उत्तक का उदाहरण होता है।
एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से? बेलाडोना के पत्तियों से दोस्तों बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। किससे? पत्तियों से। इफ्रेडा के तनों से या बेलाडोना के पत्तियों से? इफ्रेडा के तनों से या बेलाडोना के पत्तियों से? इफ्रेडा, हाँ इफ्रेडा का आगे दोस्तों तना। सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग, लौंग किसे? फूल की कली, यानी लौंग के पौधे में फूल खिलते हैं, अब फूल जब कली अवस्था के रहते हैं ना तभी उसको तोड़ के अलग करके प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है? लौंग बनाया जाता है। तारपीन का तेल किससे निकलता है? चीर से निकलता है। किससे? चीर के पौधे से। इसका उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। उच्च रक्तदाब रोकने में औषधि रेसरपिन, रेसरपिन रोवेल्फिया जाति के पौधे से निकलता है, रोवेल्फिया जाति के। मलेरिया के उपचार में आने वाला कुनैन, आप जानते हैं ये सिलिकोना की छाल से बनता है दोस्तों। ये सब फैक्ट वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। फूल गोभी का आप क्या खाइएगा? फूले नहीं खाइएगा। फूल गोभी का फूल खाते हैं आप, पत्ता गोभी का पत्ता। पौधे के किस भाग से कॉफी? कॉफी बीज से प्राप्त होता है। कॉफी किससे? बीज से प्राप्त होता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जो कॉफी के स्वाद को इंक्रीज करता है, वो चिकोरी चूर्ण किससे मिलाया जाता है? जड़ों से का, जड़ों के कुछ भाग काटकर उसे मिला दिया जाता है कॉफी पाउडर के साथ। भोजपत्र, भोजपत्र पर पुराने जमाने पर कागज वाला काम लिया जाता था, ठीक है। भोजपत्र पर लिखावट की जाती है। बेटुला जाति के पौधे के छाल से निकाला जाता है, बेटुला जाति के पौधे के छाल से। नहीं है? अरे किसको किसको है खड़ा कीजिए। अच्छा मोबाइल है ना? अरे मोबाइल है ना? फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जाते वक्त ले लीजिएगा। जिनका जिनका क्वेश्चन छूटा हुआ पीडीएफ में नहीं है तो आसपास जिसके पास है उसे फोटो पिक्चर क्लिक कर लीजिए। बात को सुनिए ना, ठीक है। आइए दोस्तों, अल्लाह काय कर, ठीक है। जाते वक्त ले लीजिएगा ऑफिस में एक पर। क्या बोल रहा है जी? काहे हल्ला कर रहा है? इधर आइए, काहे हल्ला कर रहा है? ओ, अरे देख लीजिए ना, सुविधा बना के रखिए ना, ठीक है। केसर मसाला किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? केसर मसाला को क्रोकस के वर्तिका और, अब वर्तिका और बत्रिका जो है फूल का भाग है दोस्तों। किसका भाग है? फूल का भाग है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन जेट्रोफा प्लांट के बीज से प्राप्त होता है। किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा प्लांट के बीज से प्राप्त होता है। हींग तने के, हींग के पौधे के तने का स्राव है हींग, ठीक है। हींग हो गया। अगला प्रश्न, कौन एक पौधे से प्राप्त किया? अभी तुरंत हम सवाल देखे हैं। हींग पौधे के तने के स्राव से प्राप्त होता है। गाजर का रंग किस पिगमेंट के कारण दोस्तों होता है? कैरोटीन। कैरोटीन क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट पढ़े थे। ये क्रोमोप्लास्ट, कैरोटीन क्या है? क्रोमोप्लास्ट अवयव है। पपीते का पीला रंग किसके कारण? कैरिका जैंथिन के कारण। कैरिका, ये भी क्रोमोप्लास्ट के श्रेणी में आएगा। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण यानी कि तीखापन का कारण कैप्सेसिन है, कैप्सेसिन है। अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम प्राप्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो अफीम पोस्ता के पौधा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? अब पोस्ता के पौधा का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर,
सोमनीफेरम पेपेबर, ये अफीम का जो पौधा है पोस्ता, उसका वैज्ञानिक नाम है पेपेबर सोमनीफेरम। अब पोस्ता के पौधा के कच्चे फल, कैसा फल, कच्चे फल से निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है, कच्चे फल के लेटेक्स, कच्चे फल के, अब लेटेक्स क्या है, तो पौधों से उजला दूधिया पदार्थ निकलते हुए आप देखे होंगे, जैसे आपको बरगद के पौधा में या एक फूल होता है पीना कनेर, उस पौधा से उजला दूधिया पदार्थ निकलते हुए देखे हैं, उसे क्या कहा जाता है, लेटेक्स। तो पोस्ता का जो कच्चा फल होता है ना, उसी में से लेटेक्स निकालता है, लेटेक्स से ही क्या बनता है, अफीम। अब बाद में अफीम से क्या बनता है, मॉर्फिन, ठीक है, अफीम से क्या बनता है, अब बाद में यहीं से मॉर्फिन से क्या बनता है, हेरोइन। अब बाद में हेरोइन से क्या बनता है दोस्तों, ब्राउन शुगर, ठीक है, क्या बनता है, यानी कि जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये ड्रग्स की जो प्रभाव डालने की शक्ति है वो कम हो रही है। सबसे पावरफुल क्या होगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये जितने भी चीज देख रहे हैं, अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, सबका जननी कौन है, पोस्ता का पौधा। पोस्ते के पौधे से अफीम बनाए जाते हैं, फिर अफीम के सहायता से ही इन सब चीजों को बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। तो बिना पके फल के लेटेक्स से, हशीश भी एक प्रकार का ड्रग्स है जो तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से, यानी कि कोई पदार्थ नर पुष्पक्रम का हो गया, नर पुष्पक्रम को इंग्लिश में जो है एंड्रोसियम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। ये फूल का पार्ट है, इसी पार्ट से एक खास प्रकार के द्रव स्रावित होता है, उसी से क्या बनाया जाता है, हशीश। हशीश हो गया, चरस हो गया, भांग हो गया, ये सारा किस पौधा से प्राप्त होता है, कैनाबिस के पौधा से। कैनाबिस के पौधा से जिस तरह पोस्ता के पौधा से अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर बना था ना, ठीक उसी तरह कैनाबिस के पौधा से, कैनाबिस का पौधा ही स्रोत है भांग का, ठीक है, गांजा का, हशीश का, ठीक है, और चरस का, सब एक ही पौधा से प्राप्त होता है, लेकिन बनाने की विधियां सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। भांग को कुछ और तरीके से, गांजा को कुछ और तरीके से बनाया जाता है। क्लियर है, तो याद रखिएगा, अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर पोस्ता के पौधा से, भांग, गांजा, हशीश, चरस कैनाबिस के पौधा से। अब कैनाबिस या कैनाबिस जो है एक फैमिली का नाम है, जिस फैमिली के अंदर ढेर सारे पौधे हैं। मॉर्फिन, अभी तुरंत बोले मॉर्फिन, सबका स्रोत कौन है, पेपेबर सोमनीफेरम। इसको सामान्य नाम पोस्ता है, इसका वैज्ञानिक नाम है पेपेबर सोमनीफेरम। तंबाकू के पत्तियों में क्या पाया जाता है दोस्तों, मटर का पौधा शाक कुल का है। पौधे के तीन, यानी कि हाइट के आधार पर पौधे के तीन वर्ग, शाक, झाड़ी और, तो मटर शाक में रखेंगे। सबसे लंबा जीवित पौधा कौन है, सिक्वा है, ये जिम्नोस्पर्म पौधा है, ठीक है। सबसे छोटा पुष्पी पौधा बुल्फिया है, इतना छोटा है बहुकोशिकीय होकर भी कि इसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित धान है, ट्रिटिकेल, यानी कि ये दो किस्मों के मिलन से बनाया गया अनाज की किस्म। धान का मतलब अनाज से, मानव निर्मित मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के सहायता से इस किस्म की विकसित किया गया। जैसे गेहूं अनाज का एक प्रकार है ना, मक्का एक अनाज का एक प्रकार है, ये सब प्राकृतिक है, लेकिन इसको ट्रिटिकेल को आपस में, दो जातियों को आपस में जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से बनाया गया है, तब उसको उपजाया जाता है। तो ये अनाज की एक किस्म है ट्रिटिकेल, और इसको चाइना ने विकसित किया। किसने, किस पादप को शाकीय भारत डॉक्टर कहते हैं, ये किसको कहते हैं, तुलसी को कहते हैं। शाकीय पौधा का मतलब समझ रहा ना, कहीं कहीं पर दोस्तों इसका आंवला का दिया रहता है, आंवला होगा, आंवला शाकीय है, आंवला का पौधा शाक की श्रेणी में आएगा, नहीं आएगा, वो झाड़ी की श्रेणी, वृक्ष की श्रेणी में आ जाएगा। अगला,
बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसके रूप में? धनिया का उपयोगी अंश जो है पत्ते भी है और सूखे फल भी है। पत्ते का भी इस्तेमाल करते हैं, सूखी फल का हम पीस कर मसाला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पेड़ की छाल जो मसाले के रूप में काम आता है वो कौन पौधा है? दालचीनी का पौधा है। पत्ती के लाल नारंगी और पीले डैश के कारण ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट के कारण होते हैं दोस्तों। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। देखिए गेहूं, जौ और बाजरा ये एक कुल ग्रामिनी में आ जाएगा। नींबू और नारंगी एक कुल में आ जाएगा। राई, सरसों, समझते ना, राई सरसों की एक दूसरी प्रजाति है राई, ये आपको तिलहन हो गया, ये आपको रसीले फल वाला हो गया, और ये आपको अनाज हो गया। ये कितने पादप परिवार से जुड़े हैं? 3 पादप परिवार से। क्रिकेट के बल्ले सेलिक्स परपुरिया या इसका सामान्य नाम क्या है? बिलो, और बिलो का ही वैज्ञानिक नाम क्या है? सेलिक्स परप्यूरिया। इससे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों खत्म हो गया। जिनका जिनका नहीं है एक पेज, ठीक है, वो हम ऑफिस में मंगवा दिए, वो ले लीजिएगा आप, ठीक है, जमा है। तो जिसका आप छुट्टाई नहीं कि सब चले गए लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, सोमवार को हम 5वां चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।